डायमेंशनल पोर्टल के जरिए सरफेस पर भागने के बाद सभी को एक सुकून का एहसास हुआ। जैंगी ने मजाक करते हुए कहा, मैं बस चाहता था कि तुम सबको एक सरप्राइज दूं। जैंगी हमेशा अपनी खास एबिलिटीज को दिखाने में सावधान रहा है। अपने टीममेट्स के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो उन पे भरोसा नहीं करता, लेकिन अपने ट्रम्प कार्ड्स को आसानी से दिखाना समझदारी नहीं है। उस पल जैंगी ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, लेकिन शुरू में मुझे वाकई में लगा था कि मैं ये मूव यूज नहीं कर पाऊंगा। ये ज़ोंबी क्राइसिस मेरे सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक है। अब तक मुझे नहीं पता कि ये आगे कैसे बढ़ता जाएगा। ग्रुप में सभी के चेहरे सीरियस हो गए। उन्हें पता था कि अगर जैंगी ने टनल में पार्शियल डायमेंशन गेट का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वो सब वहीं मार दिए जाते। अंकल यू ने हैरानी भरी नजरों से कहा, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? जो हमने जमीन के नीचे देखा उतने सारे ज़ोंबीज की संख्या तो कल्पना से भी परे है। वहाँ कम से कम कई हजारों की संख्या में वो थे। अगर हम इस समस्या को एक बार और सब कुछ हल नहीं करते तो हमें ज़ोंबीज की भारी ग्रुप से एंडलेस अटैक्स का सामना करना पड़ेगा, और वो आर्म्ड ज़ोंबीज भी हैं जो लियांग यू से टक्कर ले सकते हैं। किसी को नहीं पता उनकी संख्या कितनी होगी। ये ज़ोंबीज सीखने के भी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी रखते हैं। जैंगी चुप हो गया। उसने एक सिगरेट जलाई और कुछ देर बाद धीरे धीरे एक्सेल किया। सबने जैंगी के विचार का सम्मान दिया। अचानक जैंगी ने धीरे से कहा, हम इन ज़ोंबीज से निपटने में और देरी नहीं कर सकते। एक दिन की देरी इन ज़ोंबीज को बढ़ने का और मौका देती है। जैंगी ने दूर देखा, सोचते हुए, इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से हल करना असल में नामुमकिन नहीं है। ये सुनकर सभी की आंखें चमक उठी। जैंगी ने आगे कहा, मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। ऐसा लगता है कि इन ज़ोंबीज का ज्यादातर समय हाइबरनेशन में होता है। इसका मतलब है कि ये वायरस बहुत ज्यादा कोल्ड रेजिस्टेंट है, लेकिन वो बाहर रहना नहीं चाहते। सबवे टनल्स को उड़ा देने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन हेवनली सी सिटी का सबवे नेटवर्क इतना वास्ट और कॉम्प्लेक्स है कि इतने एक्सप्लोजिव्स नहीं है। इसके बारे में बात करते हुए जैंगी ने जमीन पर बैठकर स्केच बनाना शुरू किया। मेरे पास अब एक प्लान है जो एक्सप्लोजिव से बेहतर है, जो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे हम सब ज़ोंबीज को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी जमीन के नीचे परमानेंटली सील कर सकते हैं, और वो है समुद्र का पानी। हालांकि कोस्टल वाटर्स पूरी तरह से फ्रोजन है, लेकिन डीप सी वाटर पूरी तरह से फ्रोजन नहीं है, क्योंकि उनमें सॉल्ट कंटेंट और जियोथर्मल हीट होती है। अगर मैं अपने स्पेशल स्पेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा अमाउंट ऑफ सी वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकूं और फिर पूरे सबवे टनल को भर दूं, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये सुनकर लियांग यू खुशी से तालियां बजाई। ये स्ट्रेटजी तो कमाल है। उत्सुकता से लियांग यू ने भी जमीन पर स्केच बनाना शुरू किया। सबवे टनल सारे इंटरकनेक्टेड हैं और लगभग सभी एक ही लेवल पर हैं। जब तक हमारे पास काफी सी वाटर है, हम पूरे टनल को फ्लड कर सकते हैं और फिर ज़ोंबीज और चूहों दोनों का काम तमाम हो जाएगा। अगर कुछ भी बच गए तो वो खतरा नहीं बनेंगे। अगर ज़ोंबी किंग कार्बन बेस्ड है तो शायद वो पानी में डूब जाएगा। अगर हम उन सबको मार नहीं सकते तो कम से कम वो टनल को अपनी सर्वाइवल और डेवलपमेंट की जगह के रूप में खो देंगे। तभी चुनले भी खुश होकर बोलता है, बॉस आपकी एबिलिटी तो चीटिंग जैसी है। अंकल यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है सबसे प्रभावशाली तो जैंगी का दिमाग है। हम सब स्पेशल एबिलिटी वाले लोग हैं, लेकिन सिर्फ जैंगी ही है जो अपने पावर्स को लगातार डेवलप और इस्तेमाल करता है। इस समय फ्लावर भी खुशी से मियाओ करती है। जैंगी धीरे से खड़ा हुआ और कहा, जब तक हम इसे असल में लागू नहीं करते ये सिर्फ एक हिपोथेसिस है। सबसे पहले जल्दी वापस जाना चाहिए। मुझे शिनशिन और कैरन से कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछने हैं। ये बात और देर नहीं हो सकती, इससे जल्दी से करना होगा। हम ज़ोंबीज को और समय नहीं दे सकते। शेल्टर पर वापस आने के बाद ज़ोकीर तुरंत उन्हें ग्रीट करने आई, लेकिन उसने देखा कि सबकी एक्सप्रेशंस थोड़ी उदासी भरी है और उसने जल्दी से समझा कि ऑपरेशन शायद इतना स्मूथ नहीं गया। ज़ोकीर ने सोच समझकर जैंगी का फेवरेट कॉफी बनाया और उनके पास लाई, चिंता से पूछते हुए, जैंगी क्या ऑपरेशन के दौरान कोई परेशानी हुई? जैंगी ने स्माइल करते हुए कहा, थोड़ी परेशानी है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। जैंगी नहीं चाहता था कि घर की औरतें किसी नेगेटिव इशू के लिए परेशान हो, क्योंकि ये उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर बाद यांग शिनशिन और लू कैरन भी लिविंग रूम में आई। यांग शिनशिन ने तुरंत सब कुछ समझ लिया और जैंगी ने सीधा उन्हें बुलाया, यहाँ आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है। मेरे पास एक प्लान है जिसके बारे में मुझे कुछ जानना है। मुझे अनफ्रोजन सी वाटर को तेजी से फ्रीज करने का तरीका चाहिए। जैंगी ने सोचा कि अगर पूरा
पूरा सर्वे फ्लड हो जाता है तो भी कई ज़ोंबीज और जायंट रैट्स भाग सकते हैं। अगर इसे एक ही समय पर तेजी से फ्रीज किया जा सके तो पूरा सर्वे टनल एक ब्लॉक ऑफ आइस बन जाएगा। ऐसे में आम ज़ोंबीज और जायंट रैट्स डेफिनेटली नहीं भाग सकेंगे। लू कैरन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, एक तरीका तो जरूर है, हमें सिर्फ कुछ स्पेशल केमिकल मटेरियल्स की जरूरत है, पर कितना चाहिए? जैंगी स्माइल करते हुए कहता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट। मैं पूरे सबवे टनल को भरने का प्लान बना रहा हूँ। ये सुनकर औरतें शॉक हो गई। ये उनकी कल्पना से परे था। लू कैरन ने सोचा और कहा, एक्चुअली ये मुश्किल नहीं है, जब तक हमें काफी मटेरियल्स मिल जाएं। जैंगी की आंखें चमक गई। जब तक ये हो सकता है, मटेरियल्स कोई समस्या नहीं है, मेरे पास उन्हें ढूंढने के लिए बहुत वक्त है। फिर लू कैरन एक्साइटेड होकर बोली, हमने केमिकल प्लांट से पहले बहुत सारे कोगुलेंट मटेरियल्स इकट्ठा किए हैं और ये अभी काम आएंगे। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके सी वाटर से सॉल्ट को निकालने के बारे में है, जो मेरे लिए ट्रिवियल है। ये सुनकर जैंगी ने खुशी से अपनी थाई पर थप्पड़ मारा। अगर ऐसा है तो हम आज दोपहर को सी वाटर इकट्ठा करने निकलते हैं। इस दौरान रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस पर जियाओ होंगलियान कंप्यूटर के सामने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठी हुई थी। बस एक पल पहले उन्होंने जो रिसर्च टीम भेजी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। कंप्यूटर पर डोंग हू के मरने से पहले भेजे गए सीन का वीडियो चल रहा था। जियाओ होंगलियान ने देखा कि वो कितने डरावने ज़ोंबीज हैं और वो चूहों से भी बड़े हैं, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा डर में डाल रही थी वो जायंट बैम्बू जैसे कॉपर आर्म ज़ोंबीज थे। उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ म्यूटेंट ह्यूमंस के बराबर थी। ये देखकर क्विंटिन थोड़े घबराहट में कहता है, ये मॉन्स्टर कैसे बने हैं? अगर ये हमारे बेस पर दौड़ कर आए तो हमारे पास उनका सामना करने की कैपेबिलिटी नहीं है। बॉस, क्या हमें अंडरग्राउंड शेल्टर में वापस जाने पर विचार नहीं करना चाहिए? जियाओ होंगलियान ने गुस्से से कहा, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। रिफाइनरी हमारा जीवन है, चाहे कुछ भी हो हमें इसे डिफेंड करना होगा, चाहे जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। फिर क्विंटिन कहता है, अगर सब हम पर हमला करते हैं तो हम सब बिना किसी शक के मारे जाएंगे। जियाओ होंगलियान की आंखें तेजी से चमक गई। अगर वो आने की हिम्मत करते हैं तो हम अपना स्टॉक पाइल्ड ऑयल गिरा देंगे। अगर ऐसा रहा तो सब कुछ बर्बाद कर देना बेहतर है। फिर क्विंटिन कहता है, ये वाकई में एक हाथ काट कर शरीर को बचाने जैसा है, लेकिन ये एक अच्छा डिफेंसिव मेजर है। चलो पहले अपर एक्लॉन्स के परिवारों को अंडरग्राउंड शेल्टर में भेजते हैं, ताकि अगर सब कुछ खराब हो जाए तो हम जल्दी से जमीन के नीचे भाग सके। जियाओ होंगलियान ने अपनी कुर्सी पर झुककर गहरी सांस ली। चलो ऐसा ही करते हैं और अभी शुरू करते हैं। जब जैंगी ने सी वाटर बैक फाइलिंग प्लान की वायबिलिटी कंफर्म की तो उसने तुरंत निकलने का फैसला किया। उसने फिर स्नो व्हीकल को ईस्ट की तरफ चलाया। वो लोग जल्दी ही किनारों पर पहुंच गए, लेकिन जब नजदीक के पानी बर्फ से ढक गए थे, उन्होंने गहरे समुद्र की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, जहां बर्फ से ढकी हुई समुद्र का सरफेस एक नीले आईना जैसा था, बिल्कुल सीधी और साफ। लियांग यू देखते हुए बहुत खुश होकर कहती है, ये कितना सुंदर है, ये तो एक नेचुरल मास्टरपीस लगता है। अंकल यू ने भी कहा, पहले के नॉर्थ और साउथ पोल्स भी ऐसे ही होने चाहिए थे। जैंगी ने उनकी बातों पर पानी डाल दिया। जो लोग नजारा देखना चाहते हैं वो व्हीकल से उतर सकते हैं। हमारा काम अब ये है कि हम अनफ्रोजन सी वाटर ढूंढे। 2 घंटे तक ड्राइव करने के बाद चुनने अचानक चीखता है, बॉस मुझे लहर दिख रही है। जैंगी ने आखिरकार सांस ली। सब लोग जल्दी करो, लेकिन सतर्क रहो और खतरों से बचकर रहना। जल्दी से पानी इकट्ठा करते हैं और निकलते हैं। जैंगी ने स्नो व्हीकल को बर्फ के पास पार्क किया, फिर ध्यान से पानी के किनारे की तरफ चला गया और चीखा, डबल डोर्स। फिर 2 बड़े डायमेंशनल गेट्स अचानक से समुद्र के ऊपर दिखने लगे, जो एक बड़े पंप की तरह काम करते हुए समुद्र का पानी अल्टरनेट स्पेस में खींचने लगा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा और बोरिंग था। अंकल यू ने अपने हाथों को रगड़ते हुए अफसोस किया, काश हमने फिशिंग रॉड भी लाई होती, यहाँ मछली पकड़ने का मजा ही कुछ और होता। ये सोच सिर्फ अंकल यू की नहीं थी, जैंगी को भी फिशिंग रॉड अल्टरनेट स्पेस से लाने का मन हो रहा था और मछली पकड़ने का मजा लेना था। पर इस पल जैंगी को एक विचार आया, जब हम वापस आएंगे तो एक फिशिंग पॉन्ड बनाते हैं और कुछ समुद्री मछलियां पालते हैं। अब जो पानी हम इकट्ठा कर रहे हैं उसमें काफी समुद्री मछलियां हैं, तो ये पालने और मछलियां पकड़ने के लिए परफेक्ट होगा। अंकल यू और चुनले दोनों ही इस पर खुशी से जश्न मनाने लगते हैं। वाकई में कोई भी आदमी मछलियां पकड़ने की खुशी को नहीं रोक सकता। चुनले ने तो ये भी सजेस्ट किया, बॉस चलो यहाँ एक सी साइड वाटर बनाने पर विचार करते हैं। मेरे एबिलिटी से मैं कुछ दिनों में और एक शू फैमिली टाउन बना सकता हूँ। चुनले ने भी अपने सपने देखे।
शायद जब मॉर्निंग ड्यू बेस ज़ोंबीज की लहर से बर्बाद हो जाए, हम उनकी बड़ी जहाज पर कब्जा कर लें और फिर एक लंबी समुद्री यात्रा पर निकले। जैंगी ने हंसकर कहा, चलो पहले इस करंट प्रॉब्लम को सुलझाएं और उस पर ध्यान दें। लेकिन मॉर्निंग ड्यू बेस पर वो ओशन गोइंग शिप्स वाकई में टेम्पटिंग है। समुद्र में जाना जैंगी के लिए एक बड़ा टेम्पटेशन है, शेल्टर में पूरा दिन बंद रहने से बेहतर। जैंगी ने सी वाटर 2 घंटे तक इकट्ठा किया और तभी रोका जब अल्टरनेट स्पेस लगभग भर गया। जैंगी ने स्नो व्हीकल की तरफ मुड़कर कहा, चलो जल्दी वापस चलते हैं और देखते हैं कैरन के मटेरियल्स कैसे आ रहे हैं। ग्रुप ने व्हीकल्स में चढ़ने की तैयारी की, हंसी मजाक करते हुए, बिना ये जाने कि उनके पीछे बर्फ के नीचे एक बड़ा सा साया धीरे धीरे गुजर गया। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। विशाल समुद्र में कितने ही भयानक प्राणी हैं ये पता नहीं, और क्या म्यूटेशंस हो सकते हैं ये सोचना भी असंभव है। जल्द ही ग्रुप शेल्टर पर वापस आ गया। जैसे ही जैंगी वापस आया, वो वर्कशॉप की तरफ गया और लू कैरन से कहा, मैंने काफी सी वाटर इकट्ठा कर लिया है, तुम्हारे मटेरियल्स का क्या हाल है? उसने कहा जब उसने देखा कि लू कैरन ने अपने दिन का काम दिखाया। हजारों प्लास्टिक बैरल्स उसने तैयार की थी जो प्रिसिपिटेंट्स को कंटेन करते थे, जो समुद्र के पानी से सॉल्ट को तेजी से निकाल सकता है, और जब सॉल्टीनेस घट जाता है तो समुद्र का पानी इस टेम्परेचर पर तेजी से फ्रीज हो सकता था। जैंगी ने हाँ में सर हिलाया और पूछा, तुम्हारे अनुमान के हिसाब से समुद्र का पानी पूरी तरह से अनसॉल्टेड करने में कितना टाइम लगेगा? लू कैरन ने अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, मुझे काफी मात्रा तैयार करने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए। जैंगी ने घबराहट नहीं दिखाई और कहा, सिर्फ 2 दिन? हम इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। जब जैंगी उठा तो उसने देखा कि शेल्टर में 10,000 के जायंट्स रैट्स घेरे हुए हैं। इनका चिल्लाने का शोर बहुत ही खतरनाक था और वॉइस सिस्टम ने भी अलर्ट किया, अलार्म, शेल्टर पर हमला हो रहा है, करंट डैमेज लेवल 0.00001%, हमला जारी है, प्लीज डैमेज सिचुएशन पर नजर रखें। चूहों की मोटी नाखून दीवारों और खिड़कियों पर बेचैनी से खुरच रहे थे और उनके नाखून और दांत बहुत नुकीले थे। जैंगी को अपने सर के बालों में से एक जलन महसूस हुई। हालांकि शेल्टर की डिफेंसेस इस समय तक संभाल रही थी, ये संभव नहीं था कि जायंट रैट्स को तुरंत काट सके, लेकिन वो डिफेंसेस को डैमेज कर रहे हैं। लगातार ऐसे करने से बीम्स गिर सकते हैं। जैंगी सोचता है कि ये वाकई में शेल्टर में एक बड़ा गड्ढा कर सकते हैं। अगर वो शेल्टर को नहीं तोड़ पाए तो भी वो भारी दीवारों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस ज़ोंबी और रैट होड का हमला पहले से ही कई गुना बड़ा था। लगता है ज़ोंबी किंग वाकई में काफी गुस्सा था। ये भी ज़ोंबी किंग की तरफ से एक वार्निंग हो सकता है। उनकी अंडरग्राउंड ज़ोंबी होड इतनी बड़ी है कि जब तक भेजे गए ज़ोंबीज को पूरी तरह से मिटा नहीं दिया जाता, वो ज़ोंबी किंग को बैटल इंटेलिजेंस वापस भेज सकते हैं। समय के साथ ज़ोंबी किंग और भी समझदार बन जाएगा और ज़ोंबी होड की कॉम्बैट स्ट्रेंथ भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन जैंगी को अभी इसकी परवाह नहीं थी। उसने ज़ोंबीज और रैट होड को अपनी ताकत दिखाने नहीं देनी थी, क्योंकि सी वाटर बैकफाइलिंग प्लान में अभी 2 दिन थे। उन्होंने इन 2 दिनों में मार धाड़ करने का फैसला किया। 4 लोग और एक बिल्ली फिर से अच्छे से हथियार बंद होकर शेल्टर से बाहर निकले और एक तेज क्लियरेंस शुरू किया। सिर्फ आधे घंटे में ज़ोंबी और रैट होड को मिटा दिया गया और बाकी के ज़ोंबीज पहले की तरह बिखर गए, नेक्स्ट चैनल गार्डन स्टेशन की तरफ भागते हुए। जैंगी ने मिटाए गए रैट होड्स की तरफ देखा और फिर शेल्टर की बाहरी दीवारों की तरफ और चिंता से बोला, अगर हम इन जायंट रैट्स को अटैक करने देते रहे तो शेल्टर 2 साल में काट दिया जाएगा। जैंगी ने सबको कहा, चलो अब के लिए वापस चलते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं, 2 दिन में हम इन्हें डूबने देंगे। जैंगी की सिचुएशन काफी अच्छी थी। दूसरे बेसेस का हाल काफी खराब था। मॉर्निंग ड्यू बेस ने तो पोर्ट को छोड़ दिया, सीधे समुद्र में बड़े जहाजों में छुप गए। वेदिंग हाई को पता चला कि पोर्ट सिर्फ एक टेम्पररी लैंडिंग स्पॉट है। हालांकि पोर्ट को छोड़ना बहुत सारी कंटेनर सप्लाईज को खो देना था। बड़े जहाज उनके लंबे समय तक जीने और विकास के लिए बुनियाद थे। और वेदिंग हाई ने भी देखा कि ज़ोंबी होड लगातार इवॉल्व हो रहा है, जो अंत में एक मिलिट्री लाइक डिसिप्लिन दिखाता है। वेदिंग हाई ने छुपकर ये सोचने की खुशी महसूस की कि वो बड़े जहाजों पर छुपकर हमलों से बच रहे हैं, जबकि दूसरे बेसिस के लिए सब कुछ काफी खतरनाक होना चाहिए। वाकई में सबसे खतरनाक शायद स्नो वर्शिप सेक्ट होगा। उनके पास ज़ोंबीज के खिलाफ कोई डिफेंसेस नहीं है और अक्सर वो करीब की लड़ाई में लगे रहते हैं। खुशकिस्मती से उनके पास काफी बड़ा बेस पॉपुलेशन है। स्नो वर्शिप सेक्ट के लिए जायंट रैट्स की शामिल
शामिल होने से एक बड़ा फायदा मिला, क्योंकि ये रैट्स जो छोटे सुअर्स के बराबर हैं वाकई में उनके लिए एक खाना बन गए। इस समय कोई भी वायरस की परवाह नहीं करता। 2 दिन तेजी से बीत गए और जैंगी के अल्टरनेट स्पेस में समुद्र का पानी प्रिसिपिटेशन पूरा कर चुका था। हालांकि ये अभी फ्रेश वाटर से थोड़ा दूर था, लेकिन फ्रीजिंग स्पीड में काफी सुधार आ गया था और सब कुछ तैयार था। इसी के साथ जैंगी ने अपने कॉम्बैट टीम के साथ फ्रोजन सबवे स्टेशन की तरफ सफर शुरू किया। सब कुछ तैयार होने के बाद जैंगी पहले नेक्स्ट चैनल गार्डन स्टेशन सॉन्ग विलेज स्टेशन पर पहुंचा, क्योंकि उसने जाना कि ये सबसे जरूरी था। ज़ोंबीज और रैट होर्ड्स को सबवे में पूरी तरह से फ्रीज करने के लिए पहला कदम उनके भागने के सारे रास्ते बंद करना था। इसीलिए जैंगी ने सॉन्ग विलेज स्टेशन को उड़ाने का प्लान बनाया। सिर्फ एक सबवे स्टेशन उड़ाने के लिए कोई बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव की जरूरत नहीं थी। जब एक्सप्लोजिव सेट कर दिए गए, जैंगी ने तुरंत उन्हें डेटोनेट कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन पर मौजूद मोटी बर्फ और स्नो तुरंत गिर गई। उस पल चुनले ने घबराते हुए कहा, बॉस, हम इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं, अगर ज़ोंबी किंग खतरे को महसूस करके पहले ही भाग गया तो? जैंगी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरा मकसद कभी भी ज़ोंबी किंग को मारना नहीं था। जब तक हम उन्हें भगा सकते हैं और उन्हें मेरे शेल्टर को खतरे में डालना बंद कर सकते हैं, ये काफी है। जब तक वो मेरे शेल्टर से दूर रहे, मुझे उनकी जिंदगी या मौत से परवाह नहीं है। लियांग यू घबराते हुए बोली, लेकिन अगर ज़ोंबीज सारे बेसेस को मिटा दें और पूरे हेवनली सी सिटी को अपने कब्जे में ले लें, क्या तुम्हें लगता है कि हम इससे बच सकते हैं? फिर जैंगी हंसते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। सोचो, अगर ज़ोंबीज पूरे हेवनली सी सिटी पर कब्जा कर लेते हैं तो जल्द ही पूरे ब्लू प्लेनेट को वायरस से लपेट लिया जा सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि हम कुछ लोग इन सबको रोक सकते हैं? अगर पैसे हैं तो दुनिया की मदद करो, अगर नहीं तो अपने आप को संभाल कर रखो। मैं दूसरा वाला बनना चाहता हूँ। हमारे पास सब कुछ संभालने की ताकत नहीं है। ज्यादा ऊंचा मत देखो, बस अपने आप को संभालो। उनके बाद वो नेक्स्ट चैनल गार्डन स्टेशन पर पहुंचे और जैंगी ने तुरंत डायमेंशनल गेट खोल दिया। एक भारी मात्रा में समुद्र का पानी बहकर नैरो टनल्स में तेजी से बहने लगा। इस रास्ते पर पूरे सबवे टनल को भरे होने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। जायंट रैट्स ने तुरंत खतरे को महसूस किया और बेचैनी से टनल के बीच भाग गए, जबकि ज्यादातर ज़ोंबीज अब भी सो ही रहे थे और पानी से डूब गए बिना किसी मुश्किल के। बहता पानी तुरंत इकट्ठा किए गए ज़ोंबी होर्ड्स को डुबा देता है। जैंगी ने लू कैरन द्वारा बनाए गए सभी कोगुलेंट को छोड़ दिया। एक ही पल में समुद्र का पानी देखते ही देखते फ्रीज होने लगा और बर्फ जल्दी से गहरा होता गया। जो ज़ोंबीज और रैट संघर्ष करने की कोशिश कर रहे थे वो जल्दी से ठोस हो गए। सब कुछ खत्म करने के बाद जैंगी ने राहत की सांस ली। ज़ोंबी क्राइसिस अंत में एक समय के लिए सुलझ गया। भले ही वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए तो वो शायद अब जल्दी से शेल्टर पर हमला नहीं करेंगे। दूसरे बेसिस के लिए उन्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। अंकल यू देखते हुए ये कहता है, जैंगी की स्पेशल एबिलिटी वाकई में बहुत कमाल है। चुनने भी नहीं रुक पाया। सही कहा, हमारे बॉस सच में कमाल है। उनकी चर्चा तो चारों तरफ होनी चाहिए। उस पर लियांग यू ने पूछा, तो अगला प्लान क्या है? जैंगी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जरूरी है कि हम अपनी जीत की तरफ बढ़ें। हालांकि पूरा सबवे टनल बर्फ से सील हो गया है। कुछ बिछड़ने वाले स्टेशन से जरूर बाहर निकल आएंगे। जो बच जाएंगे वो सबसे मजबूत होंगे, चाहे वो ज़ोंबीज हो या रैट। हमें इन खतरों को खत्म करना चाहिए। आखिरकार जब हम यहाँ हैं, हम सिर्फ पानी बहाकर घर नहीं जा सकते। हमें लाइन के हर सबवे स्टेशन को साफ करना होगा। नेक्स्ट चैनल गार्डन स्टेशन पर जो कुछ मर सकते हैं और फिर हम घर जा सकते हैं। सबको इस पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि इस बार सब कुछ जैंगी कर रहा था। वो बस साइड से देख रहे थे, इसीलिए वो ज्यादा थके हुए नहीं थे। जल्द ही शुरू करने पर उन्होंने एक स्टेशन पर कुछ ज़ोंबीज और जायंट रैट्स को सचमुच पाया और बिना टाइम वेस्ट किए उन सबको मार दिया। इस बीच 4 कॉपर्ड आर्मर्ड ज़ोंबीज सबवे से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने एक प्राणी जो एक सफेद बंदर जैसा था के इर्द गिर्द घेरा बना रखा था। इस क्रिएचर का साइज ह्यूमन जैसा था, जो लंबे सफेद बालों से ढका हुआ था। ये सोच पाना मुश्किल था कि ये क्रिएचर, जो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा है, वाकई में पूरे सबवे टनल्स का ज़ोंबी किंग है। इस समय वो बहुत गुस्से में लग रहा था, क्योंकि इसका काम इस जगह पर एक ज़ोंबी होर्ड तैयार करना था और अंत में होर्ड के इतने बड़े होने पर नजदीक के शेल्टर में सारे इंसानों को मार देना था। लेकिन अब इसने जो मेहनत से होर्ड तैयार की थी वो लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया था और बचे हुए ज़ोंबीज अब शेल्टर को
कोई खतरा नहीं पहुंचा सकते थे। ज़ोंबी किंग ये सोच रहा था कि क्या करें, जबकि 4 कॉपर आर्म्ड ज़ोंबीज इसे मजबूती से घेरे हुए थे। फिर प्रॉब्लम को समझते हुए ज़ोंबी किंग ने एक फैसला किया। बाद में ज़ोंबी किंग 4 कॉपर आर्म्ड ज़ोंबीज के साथ धीरे धीरे साउथ की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इस बीच रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस पर ज़ोंबी के लगातार हमलों का सामना करते हुए जियाओ होंगलियान ने मजबूरन एक कड़क फैसला लिया। उसने बेस के इर्द गिर्द एक गहरी खुदाई की और जब भी एक ज़ोंबी या रैट होड हमला करता तो वो खुदाई में क्रूड ऑयल को जलाना शुरू करती। हर आग बहुत से ज़ोंबीज और रैट्स को मार देती। आखिरकार देखा जाए तो आग उनके खिलाफ सबसे बेहतरीन तरीका है। रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस के लिए ये सिर्फ कुछ क्रूड ऑयल्स खो देना था, लेकिन उनके पास इस समय इसके सोर्स का कोई कमी नहीं है, इसीलिए तुरंत चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं एमराल्ड वाटरसाइड बेस पर हालत बहुत खराब थी, जबकि वर्कर्स शिन तियांग के एबिलिटीज के इन्हेंसमेंट के साथ 10 दुश्मनों का सामना करने वाले वॉरियर्स बन गए थे। वो ज़ोंबीज के हमलों का सामना नहीं कर पा रहे थे। हजारों भाइयों को खो देने के बाद शिन तियांग ने भी मजबूरन अंडरग्राउंड शेल्टर की तरफ रिट्रीट करने का फैसला किया। उसे पता चला कि ज़ोंबीज सिर्फ लिविंग बींग्स पर ही रुचि रखते हैं और उन्होंने कुछ समय तक जमीन के नीचे छुपने का फैसला किया, ज़ोंबीज के चले जाने का इंतजार करते हुए, तब वो बाहर निकल सकते थे। शेल्टर के डिफेंस लेवल बहुत ऊंची थी, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं था कि बहुत सारे ज़ोंबीज भी अंडरग्राउंड उन्हें खतरे में डाल सके। इस मामले पर जिंग तियान ने जैंगी से सलाह भी ली थी, जिस पर जैंगी ने इस फैसले को समर्थन दिया था। ज़ोंबीज के साथ जान का खिलवाड़ करना बेकार होगा, उन्हें अपने पावर्स को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी था। इस बीच शेल्टर में नेक्स्ट चैनल गार्डन स्टेशन से ज़ोंबीज को साफ करने के बाद 10 दिन कोई ज़ोंबी या रैट होड नहीं आई। अचानक यांग शिनशिन लैपटॉप पकड़कर चली गई। मुझे एक मिस्टीरियस ईमेल मिली है जैंगी, प्लीज इसे जरूर देखो। जैंगी ने हैरानी से कहा, अपोकलिप्स शुरू होने के बाद इतना समय हो गया है, कौन अभी ईमेल भेज रहा है? ईमेल खोलने पर उसने देखा रिवर साउथ डोमेन के चीफ ने हेवनली सी सिटी में कदम रखा है। आपको 2:30 बजे हेवनली सी सिटी के सेंट्रल बिल्डिंग में मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया है। इनवाइटेड लिस्ट में 4 बड़े बेसेस के लीडर्स और अनरैंक्ड जैंगी भी शामिल था। जैंगी की आंखें हैरानी से खुली। ये सच में रिवर साउथ डोमेन था, जो 5 मिलिट्री रीजन्स में सबसे मजबूत था। याद रहे, पहले जैंगी ने वेस्ट माउंटेन बेस को हराने का जो काम किया था वो लार्जली रिवर साउथ डोमेन के मिसाइल्स की वजह से था। ये कहना गलत नहीं होगा कि रिवर साउथ डोमेन चाहे तो वो हेवनली सी सिटी को एक झटके में मैप से मिटा सकते हैं। इस वजह से जैंगी को उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना था। लेकिन जैंगी अब भी शक से बोला, क्या ये किसी का मजाक है? ये कौन बेस कर सकता है? यांग शिनशिन ने सीरियस होकर कहा, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, ये ईमेल 100% रिवर साउथ डोमेन से है। मेरे इनक्रिप्टेड फायरवॉल की वजह से कोई भी मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरे बिना कोई भी सीधा मेरे इनबॉक्स में मेल नहीं भेज सकता। ये ईमेल मेरे सरफेस फायरवॉल को बाईपास करके सीधा मेरे इनबॉक्स में आई है। सेंडर सिर्फ रिवर साउथ डोमेन ही हो सकता है। मेरे डिफेंसेस को तोड़ने के लिए 2 सिचुएशन है, एक तो कोई हैकर जो मुझसे ज्यादा स्किल्ड हो, या दूसरा कोई स्टेट एजेंसी जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इस देश में मुझसे कोई ज्यादा स्किल्ड हैकर नहीं है, लेकिन कोई भी इतनी तेजी से मेरे नेटवर्क में नहीं घुस सकता बिना मेरी जानकारी के। इसीलिए इस पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये समझना है कि उनका हमारे हेवनली सी सिटी आना अचानक क्यों हुआ है। मुझे लगता है ये ज़ोंबी क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। जैंगी अब भी घबराया हुआ था। अगर कोई नेशनल एजेंसी हमारे नेटवर्क को इतनी आसानी से तोड़ सकती है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे शेल्टर का नेटवर्क सुरक्षित नहीं है? यांग शिनशिन ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, ये सही बात नहीं है। शेल्टर को कंट्रोल करने वाला कोर नेटवर्क एक इंट्रानेट है जो एक इंडिपेंडेंट सर्वर का इस्तेमाल करता है। यानी चाहे कोई हैकर कितना भी स्किल्ड हो, वो एक कंप्यूटर में घुस नहीं सकता जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। जैंगी ने ये सुनकर थोड़ी राहत महसूस की और सोचा वो शायद ज़ोंबीज के वेव्स की जांच करने आए हैं। आखिर ज़ोंबी वेव्स का आकार बढ़ रहा है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो सिचुएशन बहुत पार हो सकता है। ये दूसरे शहर में जल्दी से फैल सकता है और अंत में एक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन बना सकता है। यांग शिनशिन ने सपोर्ट किया। ईमेल से साफ है कि उन्हें हेवनली सी सिटी में प्रॉब्लम्स और पावर डायनामिक्स की काफी जानकारी है, इसीलिए
इसीलिए उन्होंने हर लीडर को स्पेसिफिक इनविटेशन दिया है। मुझे लगता है कि हमें इस मीटिंग में शामिल होना चाहिए क्योंकि किसी मेजर मिलिट्री रीजन को बेकार में नाराज नहीं करना चाहिए। जैंगी दीवार घूरते हुए सोचने लगा। दूसरे बेसेस की नेटवर्क कैपेबिलिटीज को देखते हुए ये उनका ट्रैप होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर हम जाते हैं तो हमें सबसे बुरा होने की तैयारी करनी चाहिए। जैंगी अब भी परेशान नहीं था। अपनी करंट पावर्स के साथ अगर वो सीधा लड़ाई नहीं जीत सकते तो बची कुची शक्ति से भाग जाने में केपेबल है। जैंगी ने सभी को लिविंग रूम में बुलाया और चुनले सुनने के बाद घबराते हुए कहा, हमने अभी ज़ोंबीज को भगा दिया, कुछ दिन तक शांति नहीं मिली और अब रिवर साउथ डोमेन आ रहा है। जैंगी ने रीअश्योर करते हुए कहा, ज्यादा परेशान मत हो, वो रिसोर्सेस लूटने नहीं आए हैं। हेवनली सी सिटी एक विकसित कोस्टल एरिया में मौजूद होने के बावजूद रिवर साउथ डोमेन के लिए यहाँ के सामान के रिजर्व्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। मेरी वॉलमार्ट वेयर हाउस के सप्लाईज भी उनके लिए इतने मायने नहीं रखते। आखिर रिवर साउथ डोमेन हमेशा से सबसे अमीर अर्बन एग्लोमरेशन रहा है और उनके लिए रिसोर्सेस कोई बड़ी समस्या नहीं है। चुनले कुछ हद तक तसल्ली महसूस करते हुए कहता है, हमने बस कुछ दिनों के शांति का मजा लिया है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ हो जो इस सिचुएशन को बदल दे। अंकल यू ने कहा, मुझे लगता है उनका कोई बुरा इरादा नहीं है, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। रीजनल लीडर के रूप में रिवर साउथ डोमेन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उनके एरिया को ज़ोंबी से खतरा हो। लियांग यू ने इस पर विचार करते हुए सहमति दी। ज़ोंबी क्राइसिस के फैलने के साथ जबकि हमारा शेल्टर अब तक चेंज नहीं हुआ, कोई भी नहीं कह सकता कि बाद में क्या हो सकता है। अब जब एक बड़ा ऑफिसर इस प्रॉब्लम को संभालने आ रहा है तो ये अच्छा ही है। जैंगी ने हाँ में सर हिलाया। जब उन्होंने खास करके मेरा नाम लिया है तो मुझे जरूर जाना होगा। फिर वो यांग शिनशिन से कहता है, शिनशिन हमारे नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखो। जबकि हम उनकी पहचान कर चुके हैं, हमें ट्रैप होने की संभावना को बिल्कुल खत्म करना नहीं चाहिए। हम 2:30 बजे सेंट्रल बिल्डिंग में उससे मिलेंगे। इस दौरान हेवनली सी सिटी सेंट्रल बिल्डिंग पर एक कस्टम स्नो व्हीकल आई। एक समय का ग्रैंड सेंट्रल बिल्डिंग अब आधा बर्फ में ढका हुआ था, जिसमें जमीन के ऊपर का आधा भाग गहरी बर्फ से ढका हुआ था। उस पल एक लंबे बालों वाला आदमी इस सीन को देखते हुए बड़ी उदासी से बोला, यहाँ क्या हो गया है? हमारी मीटिंग थोड़ी देर में है और ये गंदा सीन अच्छा नहीं लग रहा है। वूडी आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे इसे साफ करने दो। ये कहकर उन्होंने अपने हाथ से एक गोल्डन एनर्जी वेव छोड़ा जो तुरंत बर्फ में एक बड़ा गड्ढा बना देता है। इसके बाद वूडी बियान जुनवू के पास गए और आराम से कहता है, कैप्टन आप आगे बढ़िए। बियान जुनवू ने बेपरवाह रहकर बिना कुछ कहे बिल्डिंग की तरफ कदम बढ़ाया। उनके पीछे डेप्यूटी कैप्टन बैली चैंगक्विंग है। चैंगक्विंग, वूडी और 2 वायरस एक्सपर्ट्स थे। इनमें से हर किसी की पावर्स बड़े बेसिस के बीच काफी ऊपर थी, खास करके कैप्टन बियान जुनवू की। ईमेल मिलने के बाद अदर बेसिस ने देर करने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के लोग आए, जिन्हें जिया होंगलियान लीड कर रही थी, जबकि क्विंटिन बेस की रक्षा करने के लिए पीछे रह गया था। जब वो सेंट्रल बिल्डिंग पर पहुंचे तो उनकी नजर उस स्नो व्हीकल पर पड़ी। लगता है कि रीजन ने सिर्फ कुछ लोगों को ही भेजा है। जिया होंगलियन ने सोचा, मुझे पता है कि ज़ोंबी वेव कितना गंभीर है और मैंने सबवे के नीचे के भयानक सीन को देखा है। अब जब उनका तेल खत्म हो रहा है तो ये अच्छी बात है कि रीजन ने इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए लोग भेजे हैं। जब उन्होंने बिल्डिंग के सामने 10 मीटर तक बड़ी बर्फ से भरी रास्ते को देखा तो जिया होंगलियन ने बीच में ही कहा, ये ऐसा नहीं लगता कि किसी मशीन से खोदा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पंच किया हो। ये साफ है कि ये किसी म्यूटेंट का काम था। हेवनली सी सिटी का सबसे टॉप म्यूटेंट में से एक होने के नाते उन्होंने जाना कि ऐसा कुछ करना कोई एक पावरफुल म्यूटेंट ही कर सकता है। लगता है अंदर कुछ एक्सपर्ट्स हैं। जिया होंगलियन ने अपने ग्रुप को बिल्डिंग की तरफ ले जाते हुए कहा। जब वो नजदीक आए तो वूडी उन्हें रोककर कहता है, अपने पोजीशंस बताओ। उन्होंने अपने हाथ को आराम से ही रखा था और उनकी टोन में हल्का सा घमंड था। उसके पीछे के सोल्जर्स को उन पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन जिया होंगलियन ने, जो बेचैन दिख रही थी, जवाब दिया, हम रेडियंट प्रोस्पेरिटी शेल्टर से हैं और मैं जिया होंगलियन रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस की लीडर हूँ। ये सुनकर वूडी की टोन बहुत नॉर्मल हो गई। हेवनली सी सिटी क्रिमिनल पुलिस स्क्वाड की स्क्वाड लीडर, स्वागत है आपका। जिया होंगलियन ने इसे ऑनर माना, लेकिन इसी के साथ वो समझ गई कि उन्हें उनके बारे में काफी जानकारी है और वो तैयार थे। वूडी ने उन्हें अंदर आने दिया, लेकिन सिर्फ लीडर को। जिया होंगलियन ने इस तरह के बंदोबस्त को समझा और मना नहीं किया। उसने अपने सोल्जर्स को कहा, बाहर मेरा इंतजार करो। उस पल एक कैप्टन लेवल म्यूटेंट आगे बढ़ा और फुसफुसाते हुए बोला, बॉस संभल के रहना,
शायद वो हमें धोखा दे रहे हैं। ये सुनकर जिया होंगलियान ने अपने गले को साफ किया, फिर विश्वास से वापस घूर कर कहा, अगर कोई धोखा है तो कोई भी मुझे यहाँ रोक नहीं सकता, अगर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ तो। ये बात वूडी को चेतावनी देने के लिए और अपने अधिकार को अपने सबऑर्डिनेट के सामने शो करने के लिए था। रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के सभी लोगों की नजरों में जिया होंगलियान एक टॉप लेवल कॉम्बैटेंट थी, लेकिन जब उसने ये कहा तो उसने वूडी के चेहरे पर एक उल्टा नजर नहीं देखा। जिया होंगलियान के आने के कुछ देर बाद मॉर्निंग ड्यू बेस से वेदिंग हाई भी पहुंचा, जबकि वो अब जायंट शिप्स पर छुप रहे थे। उन्होंने अपने सबसे मजबूत डेप्यूटी चेन जुगान को भी साथ लाया, लेकिन वूडी ने उन्हें भी रोका, सिर्फ वेदिंग हाई को अंदर आने दिया। चेन जुगान इस पर खुश नहीं था। तुम ऐसे घमंड कर रहे हो, कौन जाने तुम अंदर क्या खेल खेल रहे हो, एक और इंसान को अंदर ले जाने से क्या होगा। वूडी ने पूरे समय एक घमंडी बिहेवियर रखा। चेन जुगान जो खुद को हेवनली सीसीटी के टॉप लोगों में से समझता था, इस तरह की बात को सहने के लिए तैयार नहीं था। तुम रिवर साउथ डोमेन को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन ये हेवनली सी सिटी है और कोई भी हमें बस इसीलिए ऑर्डर नहीं दे सकता क्योंकि वो यहाँ आए हैं। लेकिन वूडी ने उसकी बातें नहीं सुनी और हंसकर बोला, हम सिर्फ बेसिस के लीडर के साथ बात करते हैं, क्या तुम मॉर्निंग ड्यू बेस के बॉस हो। चेन जुगान के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। वेदिंग हाई ने हंसी मजाक करते हुए कहा, जब हम सब प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं तो मैं अकेला अंदर जा सकता हूँ। फिर उसने चेन जुगान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम यहाँ इंतजार करो। उसने चेन जुगान को खुद से एक चेतावनी दी, इस आदमी को हल्का मत लो, तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा। चेन जुगान सिर्फ मजबूरी से सर हिला रहा था। इस बर्फ भरे माहौल में वेदिंग हाई की आइस लॉर्ड की पावर्स बहुत इफेक्टिव थी, जो अटैक और डिफेंस दोनों में काफी आगे है। अगर वो अकेला भी जाता तो उनका बोझ नहीं होता, खासकर जब जिया होंगलियान पहले ही अंदर जा चुकी थी। उन्हें कमजोरी नहीं दिखानी थी। हालांकि चेंग जुगान को कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, उसने बस सुनने का बहाना बनाकर अलग रहना पड़ा। ये सीन रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के सोल्जर्स के लिए हंसने का मौका बना। जल्द ही जैंगी का स्नो व्हीकल भी वहां पहुंचा। जब उन्होंने देखा कि रेडियंट प्रोस्पेरिटी और मॉर्निंग ड्यू के लोग वहां मौजूद है, तो जैंगी ने तुरंत एक हैंडगन निकालकर गाड़ी से बाहर कदम रखा, जो तुरंत माहौल को टेंस बना देता है। सबने पिछले जगहों में जैंगी के टीम के भयानक पावर को देखा था, इसीलिए उन्हें देखकर वो लोग थोड़ा पीछे हट गए। उन्हें रास्ता देते हुए जैंगी और उसकी टीम एंट्रेंस की तरफ आराम से आगे बढ़ गई, ये जानते हुए कि अगर वो चाहे तो किसी को भी मार सकते हैं। जब जैंगी ने वूडी को देखा तो उसने उन्हें बुलाया, तुम जरूर जैंगी हो, सिर्फ तुम अंदर आ सकते हो, बाकी सबको बाहर रहना पड़ेगा। जैंगी ने हाथ फैलाकर कहा, कोई बात नहीं। जब उन्होंने देखा कि 2 बड़े बेसेस के लोगों को बाहर रखा गया है, तो जैंगी समझ गया कि ये उन्हें भी करना होगा। वूडी ने जैंगी में कुछ खास रुचि दिखाई। वो मीटिंग रूम में पहुंचे तो जैंगी तुरंत आगे की सीट पर बैठा। उसने देखा कि एक ग्रे कोट पहनने वाला मिडिल एज आदमी जो सनग्लासेस पहने हुए था, अंधेरे में भी। जैंगी ने मजाक में सोचा, अंदर सनग्लासेस पहनना क्या ये अंधा है। बैठने के बाद जैंगी ने अपना परिचय दिया, मैं जैंगी हूँ, क्या आप बता सकते हैं आप कौन है। जैंगी के अपना परिचय देने पर बियान जुनवू ने अपना घमंड थोड़ा कम किया और कहा, मैं बियान जुनवू हूँ, रिवर साउथ डोमेन से अपॉइंटेड किया गया आदमी जो ज़ोंबी वेव का जांच कर रहा है। फिर जैंगी स्माइल करते हुए कहता है, तो आप मिस्टर बियान हैं, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा फिर से खुला और जिंग तियान मुस्कुराते हुए अंदर आया। जैंगी के पास बैठते हुए कहने लगा, हम एमराल्ड वाटर साइड बेस से हैं, थोड़ा देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। शिन तियांग ने बैठते ही जैंगी से बात करना शुरू किया, पुराने दोस्त, तुम्हारा हाल कैसा है। वो काउंटलेस ज़ोंबीज और बड़े चूहे हमें काफी मुश्किल में डाल रहे हैं। जैंगी ने स्माइल करते हुए कहा, हमारी भी वही स्थिति है, वो हर दिन हमें परेशान करते हैं, मैं लगभग परेशान हो गया हूँ। गहरी सांस लेते हुए जैंगी ने जोर दिया, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मेरा शेल्टर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। ये सुनते ही 3 बड़े बेसेस के लीडर के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देती है। तो सबका हाल खराब है। स्नो वर्शिप सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव जिंगी जियान आखिरकार आ गया। उसका आना सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। जिंगी जियान ने बियान जुनवू को नमस्ते किया। जब वो सब लोग आ गए तो बियान जुनवू ने अपने हाथ चलाए, अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, बहुत अच्छा, सब समय पर आए हैं।